हरे पहाड़ को जाके हरा घास खाके। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और एक बकरी रहती थी। वह दादी के पास वो बकरी के अलावा कोई नहीं था। वो दादी बकरी का पालन पोषण करती थी। इसे प्रतिदिन चारे के लिए जंगल में ले जाया करती थी। एक दिन वह उसे चराने नहीं ले गई। वह देख बकरी ने दादी जी के पास गया और पूछा कि मुझे चराने के लिए क्यों नहीं ले जाया गया। कुछ नहीं मेरे बच्चे, मुझे बुखार है, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे चराने ले जाऊं। ये सुनकर बकरी ने कहा, कुछ भी नहीं दादी माँ, मैं खुद लाल पहाड़ जाके लाल घास और हरा पहाड़ जाके हरा घास चर के आ जाऊंगा कहकर निकल पड़ा। जब बकरी जा रहा था तो तब उसे एक लोमड़ी का सामना हुआ और वो लोमड़ी उसे ऊपर गिरकर खाने गया। तभी वो बकरी कहाँ की, लोमड़ी जीजू, मैं लाल पहाड़ को जाके लाल घास और हरा पहाड़ को जाके हरा घास खा के आऊंगा, तुम तब खलेना मुझे, कही बकरी ने। सोच में पड़ लोमड़ी ने हाँ कहकर मान गया। बाद में बकरी चल रही थी और उसका सामना एक भेड़िए से हो गया। भेड़िया ने भी बकरी को खाने के लिए आगे आई। नहीं भेड़िया भाई, लाल पहाड़ को जाके लाल घास और हरा पहाड़ को जाके हरा घास चर कर आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेने, उसने कहा। भेड़िया भी मान गया कि यह ठीक है। यदि बकरी धीरे धीरे चल रही थी और हरी घास खा रही थी। बाघ रास्ते में मिला। बाघ बकरी को खाने के लिए उसके पास आया। यहाँ भी बकरी ने बुद्धिमानी से बाघ को वही बताया जो उसने ऊपर सभी को बताया था। सब कुछ सुनने के बाद बाघ ने ये कहकर विदा किया, ठीक है पर जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बच गया समाज कर जाते हुए बकरी को शेर का सामना हुआ। तब बकरी ने शेर को भी सब की तरह, शेर साहब, मैं लाल पहाड़ को जाके लाल घास और हरा पहाड़ को जाके हरा घास खाकर आता हूँ, कहकर भरोसा दिलाया और बकरी का इंतजार करने लगा। ऐसा सब जानवरों से अपना जान बचाकर उस बकरी ने पेट भर घास खाए और उसके पास में ही एक कद्दू दिखा। तो बकरी उस कद्दू को देखते ही उसमें घुस गया और कहा कि घूमो घूमो कद्दू, घूमे तो तुम कद्दू हो वरना तुम लौकी हो, कहकर वहां से लुढ़कने लगा। उस तरह लुढ़क के जाते समय उसका सामना शेर से हुआ और शेर उस कद्दू से पूछा कि क्या तुम किसी बकरी को देखे हो क्या, कहकर पूछा। तब कद्दू ने कहा कि मैं किसी भी बकरी को नहीं देखा, कहकर वह से बचकर भाग गई। इसी तरह बाघ और भेड़िया को भी कहकर वह से लुढ़कते हुए बच निकली। लेकिन लोमड़ी बहुत बुद्धिमान है। उसे गुमान हुआ तो उसने कद्दू के आड़े एक बड़ा पत्थर रख दिया। पत्थर देखकर बात समझा हुआ बकरी ने समझदारी से उस कद्दू को चीरकर वहां से भाग चलने और उस लोमड़ी से बचने में कामयाब होकर दादी के पास भाग चली और दादी से कही कि दादी, मैं लाल पहाड़ को जाके लाल घास और हरा पहाड़ को जाके हरा घास खाकर आया। कव्वे का दयालु तत्व। बहुत पहले की बात है। अमितापुर शहर के पास एक बड़ा और घना जंगल था। वह जंगल में शांति बहुत थी और वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में कई तरह के पशु और पक्षी रहते थे और उस जंगल में एक कव्वी रहती थी और वो कभी बाकी कव्वों से अलग थी क्योंकि वह कव्वी बहुत दयालु और दिल वाली थी। उस जंगल में किसी को भी अगर मदद की जरूरत होने पर अगर उस कव्वी से हो तो वो उनकी मदद जरूर करती थी। और उस जंगल में हर किसी को कव्वी के सच्चे दिल के बारे में पता था और हर कोई उस कव्वी को बहुत इज्जत और विश्वास करते थे। पर कहीं ना कहीं वह कव्वी निराश रहती थी क्योंकि कव्वी के अपने बच्चे नहीं थे और वह कभी भी किसी और के बच्चों को देखती थी तो रोने लगती है और इसी कारण दूसरे पक्षी इस कव्वी को उनके बच्चों के पास रखकर वहां से चले जाते थे।
इस कारण उन बच्चों को देखकर अपने बच्चे समझकर प्यार से बच्चों का ख्याल रखती थी। और उसी घने जंगल में एक लोमड़ी हमेशा पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को खाती थी। वह बहुत दुष्ट लोमड़ी थी। एक दिन एक पक्षी ने कौवी को उसके अंडों के पास रहने के लिए कहा था और वह कौवी मान गई और वहीं पर बैठ गई। अचानक वहां पर वह दुष्ट लोमड़ी आ गई। उस लोमड़ी को देखकर वह कौवी बहुत घबरा गई और तंबी उस कौवी को अपनी दोस्त चील की याद आ गई और खुशकिस्मती से उस चील का घर भी वहीं पे था। जल्दी जाकर कौवी ने चील से बताया तो चील अपने बाकी दोस्तों के साथ आकर उसे लोमड़ी को बहुत मारी और वह लोमड़ी डर कर वहां से चले गए और उस घोंसले में वह कौवी जा बैठी। तभी अपने घर पक्षी आकर अपने बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद कहा उस कौवी से। तब वही उस झाड़ियों के पीछे खड़ी लोमड़ी ने सब कुछ सुन लिया और उस लोमड़ी को उस कौवी पर बहुत गुस्सा आ गया और उस लोमड़ी ने ठान लिया कि किसी न किसी तरह उस कौवी को मैं बर्बाद करके ही रहूंगा। और कुछ महीने बाद कौवी के घर खुशियां आई हैं। खुशकिस्मती से उस कौवी को बच्चे पैदा हुए हैं और सब बहुत खुश थे। और ये बात लोमड़ी के कानी तक पहुंच गई थी और उस लोमड़ी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह लोमड़ी समय देखकर उस कौवी के बच्चों को खाना चाहती थी। और उस लोमड़ी ने कौवी के घोंसले पर नजर डाली हुई थी। अगर उस घोंसले के आसपास कोई भी नहीं तब जाकर उन बच्चों को बिना सबूत के खा जाऊंगी, ऐसा सोचकर वह लोमड़ी उस झाड़ियों में बैठ गई। और लोमड़ी ने बहुत देर इंतजार किया, तब जाकर उसे उसके बदले का समय आ गया था। घोंसले के पास कोई भी नहीं था और आसपास भी कोई नहीं था। तब धीरे धीरे वह लोमड़ी घोंसले के पास जा ही रही थी। उससे अचानक कुछ शिकारी आकर उसे मार देते, तभी वहां पर कौवी आ जाती हैं और वह देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ और वह दुष्ट लोमड़ी भी मर गई। इसलिए कहते हैं कि अपने अच्छे कर्म ही अपना साथ देते हैं और अगर आप मन से अच्छे और सच्चे हो तो खुद भगवान ही आपका साहस। उदाहरण के लिए एक गांव में एक दादी के पास एक खरगोश, एक सूअर और एक मुर्गी हुआ करती थी। अव्वा ने अपने पास मौजूद सारे पैसे का उपयोग किया, उन्हें अच्छी तरह से पाला और बड़ा बनाया। लेकिन जब वे बड़े हुए तो उनके पास जो भी पैसा था वह खत्म हो गया। एक दिन दादी ने उन सभी को बुलाया और कहा, देखो मेरे दोस्तों, आज हमारे पास इतनी कमी है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी को एक साथ बहुत कुछ कमाना होगा। चलो हम सब जंगल में चलते हैं और जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करो। अगर हम उन्हें बेचें तो हमें हम सभी के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। वह है। उस दिन माता ने रास्ता बताया तो वे सभी एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। सभी ने इकट्ठा किया और जितनी जलाओ लकड़ी उन्हें मिल सकी बेच दी। उन पैसों से उन्होंने खाने का सामान खरीदा। अगले दिन अवनु ने अवनु को घर पर रहने के लिए कहा, जबकि खरगोश, सूअर और मुर्गी अपने आप जंगल में चले गए। जंगल में भटकते भटकते वे रास्ता भटक गए। आखिरकार जब रात गहरी हो गई तो उन्हें एक झोपड़ी मिल गई। जब उन तीनों ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। ओह, आप जंगल के अंत में गांव में रहते हैं, मुसलमतों बाटू। आओ आओ, तुम इस समय के लिए यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और हम कल सुबह घर जाएंगे, उसने उन्हें खाना देते हुए कहा, और उन्हें सोने के लिए जगह दिखाओ। लेकिन रात में उन्हें काफी देर तक नींद नहीं आई। वे किसी अज्ञात भय से घिरे रहते हैं। आखिरकार खरगोश ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हमें थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। फिर वे सब चुपचाप वहीं खोजते रहे। बुढ़िया लेटी हुई है,
उसके बगल की मेज पर एक डायरी थी। वह धीरे से चली गई, उसे उठाया और पढ़ा। मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ, उसने कहीं लिखा। मैंने अपना सारा पैसा, सोना और गहने पूर्वी कोने में एक पेड़ के नीचे दबा दिए हैं। कहीं लिखा है। अन्यत्र लिखा है, मैं इस खरगोश, सुअर और मुर्गे की बलि दूंगा। जिसे पढ़कर मुर्गी बहुत डर गई और भाग गई। लेकिन सुअर में हिम्मत ज्यादा है। वह है, चलो जाने से पहले उसने जो सोना छुपाया है उसे खो दें। खरगोश तो और भी होशियार है, बस चलो इस चुड़ैल से जादू की छड़ी, झाड़ू और तलवार छुपा लें। भागो मत, चलो सुबह होने के बाद शालीनता से उससे शॉल ले लेते हैं। ठीक है। उन सबने पेड़ की शुरुआत में खोदा, सारा सोना और गहने समेटकर दूर एक झाड़ी में छुपा दिया। उन्होंने छेद को अच्छी तरह से बंद कर दिया और दूर एक और छेद खोदा। वे सारी लाठियां, झाड़ू और तलवारें ले आए और उन्हें गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। फिर वे आकर लेट गए और आराम से घुरघुराने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब चुड़ैल उठी तो वे सब उठकर बैठ गए और उसे प्रणाम करके बोले, चलो चलें। चुड़ैल ने अपनी छड़ी ढूंढी और कहा, ओह, अब जाओगे? थोड़ा इंतजार करो, या फिर जाओगे? लेकिन वह नहीं मिली। चाकू की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। अंदर उन सभी ने जल्दी में होने का नाटक किया और यह कहते हुए बाहर निकल गए, हमें कोई परवाह नहीं है, मेरी बूढ़ी औरत भी इंतजार कर रही है। चलो चलें। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुड़ैल ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी झाड़ू की तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं पा सकी। तीनों दोस्त आराम से उस बैग को लेकर घर पहुंच गए, जिसमें उन्होंने सोना और आभूषण छुपाए थे। अव्वा को ये सब दिखाते हुए खुशी से उसका गला भर आया। इसके बाद सभी लोग आराम से एक साथ रहने लगे। शेर खाया गधे से लात। एक बड़े जंगल में एक बहुत मोटा शेर रहता था। इस शेर की प्राकृतिक शक्ति के अलावा यह अनंत गर्व से भरा हुआ था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर इसके लिए काम करते थे। ये जैसे बोले वैसा ही उन सबको करना पड़ता था। इस तरह वो अपना मनमानी करता था। इसी बीच उस शेर के जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। अन्य सभी जानवर जो सूखे का सामना नहीं कर सके, अपनी टोकरियां पैक करके भाग गए। यदि सब जानवरों के राजा हो तो क्या खाना पीना ऐसे ही मिल जाएगा क्या? जब तक अन्य सभी जानवर वहां थे, वह उनमें से एक को निगलने के लिए मजबूर करके अपनी भूख मिटाता था। अब वह भी खत्म हो गया है। उस जंगल में एक भी जानवर नहीं है। हालांकि शेर वर्षों तक शर्त के रूप में उसी जंगल में रहता था, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सके और दूसरे जंगल की ओर निकल गए। उस जंगल में एक सियार, एक गधा और एक बैल एक साथ रहते थे। भले ही उनकी खान पान की आदतें अलग अलग थीं, फिर भी वे हमेशा साथ रहते थे। एक शेर उनके पास आया, वो शेर जो पलायन करके भी अपना गुरूर नहीं छोड़ता। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा भी है। हालांकि बैल, सियार और गधे सहमत नहीं थे, इसलिए उसने उनके साथ एक सौदा किया। शेर ने कहा कि जो भी भोजन मिले सभी को मिल बांटकर खाना चाहिए। बाकी सब ठीक है। एक दिन खाना मिल गया। शेर ने बैल से सभी को समान रूप से बांटने को कहा। बैल ने भोजन को चारों के लिए 4 भागों में बांट दिया। शेर को गुस्सा आ गया। वह बैल पर कूद पड़ी और उसे पंजों से काट डाला। तभी बैल मर गया। लोमड़ी और गधा अंदर ही अंदर रो रहे थे। इस बार शेर लोमड़ी की ओर मुड़ा और कहा, खाना तुम बांटो। लेकिन चतुर लोमड़ी, ये खाना मैं नहीं, बल्कि तुम बांटो तो सही रहेगा। इसके साथ ही शेर का घमंड दुगना हो गया। ठीक है, मैं खाना 3 हिस्से में बांट दूंगा। शेर ने कहा कि एक हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं जानवरों का राजा हूँ।
दूसरा हिस्सा भी मेरा है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बांटना है। और तीसरा हिस्सा बचा है। लोमड़ी और गधा डर गए। शेर, जिसने सारा खाना खा लिया था, भरपेट खाया और आराम से सो गया। लेकिन लोमड़ी और गधा भूख से मर रहे थे। लेकिन शेर, जो उसे मिले भोजन को उत्सुकता से खाता था, अगले दिन बीमार हो गया। वह अपनी सोने की जगह से हिलने में भी असमर्थ था। इसे देखने वाले अन्य सभी जानवर कासित्रह शेर को शाप देने, लात मारने लगे। शेर आंखों से घूरने लगा, पर उनको देखकर शेर उठ नहीं सका और भौंकने लगा। लेकिन कोई भी जानवर नहीं डरा। भले ही शेर उन्हें धमकी दे कि अगर बच गए तो तुम्हें देख लूंगा, तो भी उनकी कोई गिनती नहीं है। एक दिन शेर ने गधे को अपनी ओर आते देखा। क्या तू भी मुझे लात मारने आए क्या? उसने कहा और आंखों से घूर कर देखने लगा। गधे ने ताना मारते हुए कहा, मृगराज, क्या तुम अभी भी घूर कर देख रहे हो? इमली भले ही मर जाए, खटास नहीं मरती। शेर को दोबारा घूरते देख गुस्साए गधे ने अपने पिछले पैरों से शेर के चेहरे पर लात मार दी। तुरंत शेर की दोनों आंखें जमीन पर गिर गईं। इतना जीने के बाद क्या गधे की लात खाकर मरना पड़ेगा? ओह! शेर यह सोचकर रोया और सोचने लगा कि मेरी मौत कितनी मूर्खतापूर्ण है। हालांकि एक भी जानवर को इस पर दया नहीं आई। उस दिन से सभी जानवर यह सोचकर खुशी से रहने लगे कि उन्हें इतने दिनों से लगातार परेशान करने वाला राजा अब नहीं रहा। मुर्गी का अनुसरण करते हैं और वे माँ मुर्गी की तरह ही काम कर रहे हैं। मुर्गी माँ ने अपने पैरों से जमीन को खरोंचा और बच्चों को दिखाया। वे भी अपनी पतली टांगों से जमीन खुजलाते हुए वहां भागे, जहां उनकी माँ ने खुजाया था, और चुपचाप देखते रहे। उनमें से प्रत्येक को एक छोटा कीड़ा मिला जहां माँ ने खरोंच किया था। बच्चों में कुछ चतुराई होती है। इसने पूछा, माँ, अगर हम इन कीड़ों को छिपा दें तो क्या होगा? वे जन्म देंगे और बढ़ेंगे, तब हम उन्हें खा सकते हैं। वह माँ मुस्कुराई, तुम पिछले जन्म में इंसान ही रहे होगे। चलो, क्या हम ऐसे दिखते हैं जो हर जगह उगते और खाते हैं? उसने कहा। बच्चे की नाक झुर्रीदार है। इधर उधर देखा। पास में ही एक गत्ते का डिब्बा मिला। इसने जाकर गत्ते के डिब्बे को ध्यान से देखा। वह बक्सा खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। चूजा बहुत खुश हुआ। तभी माँ मुर्गी एक गोबर के ढेर की छांव में पहुंची और जमीन को कुरेदते हुए बोली, यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। वह जोर से चिल्लाए। सभी चूजों के साथ हमारी छोटी मुर्गी भी वहां दौड़ी। उसने गत्ते का डिब्बा एक तरफ फेंक दिया और स्तब्ध होकर देखने लगी। सचमुच बहुत सारे कीड़े हैं। छोटे चूजे ने कुछ कीड़े पकड़े और उन्हें गत्ते के डिब्बे में ले गया। ये सारा दिन यही करता है। उसने खाना बंद कर दिया और अपना सारा दिन कीड़े इकट्ठा करने में बिताने लगी। मुर्गी माँ उसकी हरकतों पर हंसी और सोचने लगी, ये वास्तव में एक बुरा लड़का है। उस दिन से चित्तीकुड़ी कीड़ों के बारे में बहुत सोचने लगा। कीड़े क्या खाते हैं, वे कैसे दिखते हैं, वे क्या करते हैं, वे कहाँ सोते हैं। सावधानी से कार्डबोर्ड बॉक्स को कीड़ों के अनुकूल बनाएं। कुछ दिनों के बाद कीड़ों ने वास्तव में अंडे दिए। उनमें से छोटे छोटे कीड़े रेंगकर बाहर आ गए और गत्ते के डिब्बे में उड़ गए। चूजा उन्हें देखकर कितना खुश हुआ। इससे वे हिल गए और उन पर चावल के टुकड़े और दाने फैल गए। उनसे बात की, उनके साथ खेला। देखते देखते वे सभी कीड़े बड़े हो गए। अब आप इन्हें मुर्गियों के बच्चों के साथ खा सकते हैं। आपने वास्तव में ये किया है, बिल्कुल एक आदमी की तरह। जैसे ही माँ ने कहा, छोटी मुर्गी, जो अब तक होशियार खेल रही थी, अचानक छोटी हो गई। क्या उसे इन कीड़ों को थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए? क्या धोखा है, ऐसा लग रहा था। इसने अगला दिन कीड़ों को देखते हुए बिताया। सारी रात वह अकेली पड़ी रोती रही। जब माँ मुर्गी उठी तो डिब्बा खाली था,
चूजे ने सारे कीड़े ले लिए थे और उन्हें कहीं छोड़ दिया था। मुर्गी माँ ने चूजे को ले लिया और बोली, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, हम इंसान नहीं हैं माँ, पाले पोसे और खाए जाएं। हम मुर्गियाँ हैं। तुमने सचमुच हमारा नाम बरकरार रखा है। उसकी सराहना की। यह विचारों से भरा है, जैसे गत्ते के डिब्बे में इधर उधर भाग। कहानी। गोपैया नाम के एक किसान के पास एक बहुत बड़ा बैल था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन ये बहुत शांतिपूर्ण था। गोपैया जो भी करने को कहती वही करता। गोपैया ने भी उस बैल की बहुत प्यार और सावधानी से देखभाल की। इसे बिल्कुल भी नहीं मारता था, उस पर एक मक्खी भी नहीं आने देता था। वह सबके सामने उस बैल का बड़ाई करता था। एक बार गोपैया गांव के बड़े लोगों से बात कर रहे थे और बोले, मेरा बैल एक बार में 100 पत्थर खींच सकता है। यदि तुम चाहो तो 1000 सिक्के की शर्त लगा सकते हो। कुछ लोगों ने उस बात को नहीं सुना, लेकिन उनमें से कुछ जो गोपना के विरोध में थे, उन्होंने एकजुट होकर कहा, शर्त तो शर्त है। दांव का दिन आ गया। गांव में वे 100 पत्थर एक के पीछे एक बांध कर रखे थे। गोपैया ने बैल को लाकर पहले पत्थर में बांध दिया। बैल के लिए ये सब नया है। हालांकि जब मालिक ने इसे लाकर खड़ा किया तो यह वैसे ही खड़ा था। सभी ने कहा, खींचो खींचो, लेकिन बैल नहीं हिला। वह उसी तरह खड़ा इस इंतजार में था कि गोपैया क्या कहेंगे। लगता है गोपैया का सिर काट दिया गया है। बैल को पूछा, तुम पत्थर क्यों नहीं खींची? फिर झुंझलाहट शुरू हो गई। उस झुंझलाहट में उसे याद ही नहीं रहा कि उसने इसे खींचने के लिए नहीं कहा था। ऊपर से ये मेरा सम्मान छीन रहा था और गुस्सा हो गया। 1000 सिक्के मत खोना। 1000 सिक्के, क्या तुमने कभी देखा है? तुम इतना खाना क्यों खाते हो जब ये नहीं खींच सकते तो? उसने उसे डांटते हुए सभी किसानों की तरह बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गोपैया ने पहले कभी इस पर गुस्से से बात नहीं की थी। इसे कभी शाप नहीं दिया, एक भी झटका नहीं। और अब बैल को उसका इस तरह गुस्से से चिल्लाना और जोर जोर से पीटना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके साथ ही यह पूरी तरह से जिद्दी हो गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हारते हारते थककर गोपैया को दोस्तों में हार माननी पड़ी। अपना धन और सम्मान खोकर वह सिर झुकाए घर पहुंचा। अतीत में कई बार ये बैल आसानी से सैकड़ों पत्थर खींच लेता था। उसने आज ऐसा क्यों नहीं किया? गुस्से में जल रहे गोपैया को ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उस शाम जब गोपैया देखा तो बैल बिना चरे ही बैठा था। गोपैया, ये गले की खराश से भरा है। जब उन घावों के आसपास मक्खियां भिन न रही हों तब भी यह हिला ही नहीं। गोपैया आंसू देख रहा है। ये देखकर गोपैया का हृदय पिघल गया। उसके घावों को संतुलित करते हुए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इस मासूम जानवर के पास एक दिल है। अपनी बात सिद्ध करने की जल्दबाजी में उन्होंने इसे अनावश्यक एवं कठोर दंड दिया। उसने इसके संवेदनशील मन को चोट पहुंचाई। गोपैया ने आंखों में आंसू भरकर माफी मांगी, उसे चूमा और करीब लाया। उसके मन की बात समझने वाला बैल भी चुप था। अगले दिन गोपैया को समझदारी आई और उसने फिर से गांव वालों से शर्त लगा ली। इस बार शर्त 2000 सिक्कों की है, ग्रामीणों ने कहा। इस बार गोपैया ने बैल को मारा नहीं, कम से कम हिलाया भी नहीं। प्यार से पीछे झुकते हुए कहा, खींच बेटा। इस समय बैल ने 100 पत्थर पकड़ ली और आगे की ओर भाग चला। चरवाहे का दांव सिर्फ जीतना ही नहीं, उन्होंने एक सबक सीखा जो जीवन भर काम आएगा। कितना भी तेज और कितना भी परेशान करने वाला हो, मन को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। नदी के किनारे भूल भुलैया में घूम रहे एक खरगोश को जब भी याद आता कि उसके दादाजी उन दिनों एक कछुए से बुरी तरह हार गए थे, तो वह दर्द से भर जाते थे।
वह अपने दादा से नाराज थी जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया जिससे उसकी जाति को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके मन में कछुए के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने और जीतने और उस बदनामी को हारने का विचार आया। वह नदी के किनारे गया और कछुए से मिला और पूछा, कछुए, क्या तुम दौड़ में प्रतिस्पर्धा करोगे? उसने पूछा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी से शर्त हार गए थे? उसने पूछा। इसीलिए मैं अपनी जाति को उस भयानक अपमान से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ और जीतना चाहता हूँ। खरगोश ने कहा, तेरी गति में तुम्हारे बराबर मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हूँ। उस दिन तुम्हारे दादाजी ने थोड़ी झपकी ले ली होगी, नहीं तो हमें वो जीत नहीं मिलती। कछुए ने नम्रतापूर्वक कहा, लेकिन खरगोश नहीं माना और बोला, अगर मैं दोबारा जीत भी जाऊं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपको प्रतियोगिता के लिए सहमत होना होगा। उसने जोर देकर कहा। इतने में हिरण को आता देख खरगोश उसके साथ जिनकटैया, एक बार दे दो, बुलाया। हिरण, क्या बात है, कहता हुआ आया। उसने सारी बात बताकर उससे कछुए को अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मनाने को कहा। सब कुछ सुनने के बाद हिरण ने कहा, बस खरगोश, तुम वैसे भी जीतोगे, कछुआ आपके साथ कैसे आ सकता है? हिरण ये कहते हुए अपने रास्ते चला गया कि पागल, दौड़ खत्म हो गई है और घर जाओ। लेकिन खरगोश नहीं माना और हिरण के रास्ते में खड़ा हो गया और बोला, चलो फिर भी यह प्रतियोगिता होती है, हमें अपनी जाति की शर्म खोनी होगी। उसने जोर देकर कहा। हिरण, जो एक बार फिर खरगोश के घमंड को दबाना नहीं चाहता था, उसने कछुए को प्रतिस्पर्धा करने के लिए मना लिया। वह खरगोश और कछुए को कुछ दूर तक अपने साथ ले गया। वहाँ एक बड़ा सा ताड़ का पेड़ नजर आ रहा है, यहाँ से सीधे जाएं और इसे मारें। लेकिन एक शर्त, आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना होगा, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, उसने कहा। दोनों ठीक लग रहे थे। हिरण ने सीटी बजाई और प्रतियोगिता शुरू कर दी। खरगोश ये सोचकर गर्व से आगे बढ़ गया कि जीत उसकी ही है। कछुआ ये सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ा कि वह हार जाएगा। कुछ दूर जाने पर वहाँ एक बड़ी जलधारा बहती है। बरसात का मौसम होने के कारण नदी लबालब है। खरगोश बहुत तेजी से आया और धारा के पास पहुंचकर रुक गया। दूर विपरीत दिशा में एक ताड़ का पेड़ देखा जा सकता है। इस तक पहुंचने के लिए एक नाला पार करना पड़ता है। उस खरगोश के लिए कोई अंत नहीं है जो धारा पार करने के लिए तैर नहीं सकता। इस बीच कछुआ, जो पत्थर की तरह चल रहा था, सीधे धारा में चला गया, दूसरी तरफ तैर गया, पास के ताड़ के पेड़ को छू लिया और धारा के पार वापस आ गया। खरगोश तटबंध पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और शर्म से पीछे हट गया। एक बार फिर कछुआ विजेता बना। सिर झुकाए खड़े खरगोश से, देखो, जितने भी खरगोश हैं, सृष्टि के हर प्राणी की अपनी विशिष्टता है। दूसरों को अपने से कमतर महसूस कराकर और प्रतिस्पर्धा में बुलाकर उनका अपमान करना अच्छा नहीं है। इसके अलावा दांव में भाग लेने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं पर विचार न करना अच्छा नहीं है। तुमने ताड़ का पेड़ देखा, परंतु तुम भटक गए क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि वहां कैसे पहुँचें। हिरण उसे लड़ाई झगड़े से दूर रहने और शांति से रहने का उपदेश देकर अपने रास्ते लाभ। मगध देश में मंद्रावती नामक वन है। उस जंगल में एक हिरण और एक कौवे के बीच हमेशा बहुत मित्रता रही है। एक बार उस जंगल में एक लोमड़ी आती है। उस खूबसूरत जंगल में खुशी से भाग रही लोमड़ी को एक हिरण दिखाई दी। उस हृष्ट-पुष्ट और मजबूत हिरण को देखकर लोमड़ी किसी भी कीमत पर उसका मांस खाना चाहती थी।
तुरंत वह धीरे धीरे उस हिरण के पास गया और शब्दों की रचना की ताकि उसके दिमाग में कोई कमी न रह जाए। लोमड़ी को दुख हुआ कि कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता और वह अकेला है। इसके अलावा लोमड़ी ने हिरण से कहा कि तुम्हें देखकर उसे अपने पूरे परिवार की याद आ गई और वह बहुत खुश हुआ। लोमड़ी की बातों पर विश्वास करके हिरण ने उससे दोस्ती करनी चाही और उसे अपने घर ले गई। जंगल में गूला के पेड़ पर बैठी एक कौवा की नजर अपने दोस्त एक हिरण और एक लोमड़ी पर पड़ी। कौन है ये, आप इसे यहाँ क्यों लाए? कौवे ने हिरण से पूछा। तब हिरण कहती है कि लोमड़ी खो गई है और उससे दोस्ती करने आई है। कौवा, जिसने सब कुछ सुन लिया है, बिना अच्छा या बुरा समझे किसी से, नए लोगों से दोस्ती न करने की चेतावनी देते हुए एक बाज और एक बिल्ली की कहानी सुनाता है जिसे वह जानता है। लेकिन जैसे ही कौवा ऐसा कह रहा था, उसके बगल वाली लोमड़ी को बेकाबू होकर गुस्सा आ गया। नहीं, क्या आप नए हैं जब आप किसी हिरण से मिलते हैं और फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं? इतना कहकर लोमड़ी शांत हो गई और उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। जब कौवा और लोमड़ी इसी तरह बहस कर रहे थे तो हिरण एकत्र हो गई और उसने हमें बताया कि हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर दोस्त या दुश्मन बन सकते हैं। तब से हिरण, कौवा और लोमड़ी बहुत मिलनसार रहे। लेकिन लोमड़ी की हिरण का मांस खाने की इच्छा नहीं मरी। सही समय का इंतजार किया। कुछ देर बाद सियार हिरण के पास आया और बोला कि उसने कहीं नाशपाती का एक घना पेड़ देखा है और अगर वह उसके साथ आए तो वह उसे दिखाएगा। लोमड़ी की बात पर विश्वास करके हिरण उसके साथ चली गई और अच्छे से विकसित नाशपाती को देखकर बहुत खुश हुई। वह प्रतिदिन उस क्षेत्र में जाती थी और पेट भर चावल चराती थी। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। पाई के मालिक ने देखा कि हिरण हर दिन आती है और पाई खाती है। मालिक ने उसे किसी भी तरह पकड़ने के लिए खेत में फंसा दिया। एक हिरण हमेशा की तरह खेत में चरने आई और जाल में फंस गई। उसने कितनी भी कोशिश की, वह जाल से बाहर नहीं निकल सकी। कुछ देर के बाद वहां आया लोमड़ी। मन तो मजे ले रहा था, लेकिन ऊपर से दुखी होने का नाटक कर रहा था। खेत के मालिक के आने से पहले हिरण लोमड़ी से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन ये कहते हुए कि पूरा जाल नसों से बुना हुआ है। वह अपने मुंह से नसों को नहीं काट सकती, इसलिए वह पास की झाड़ी में जाती है और उसे चाटती है। लोमड़ी के इस तरह धोखा देने से हिरण बहुत दुखी हुई। अपने दोस्त के लौटने पर संदेह हुआ, जो बहुत दिनों के बाद चरने के लिए बाहर नहीं गया था। कौवा उसकी तलाश में आता है और देखता है कि एक चूजा जाल में फंसा हुआ है। जब कौवा पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तो हिरण रोने लगती है कि उसे नुकसान हुआ है क्योंकि उसने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया था। जब वे दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी उन्हें खेत का मालिक हाथ में लाठी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। आने वाले खतरे को भांपते हुए कौवा हिरण से कहता है कि तुम जाल में मरा हुआ बनकर लेट जाओ और मैं तुम्हारी मृत आंखें निकालने का नाटक करेगी। इसके अलावा कौवे ने हिरण को आश्वासन दिया कि वह समय देखते ही उठकर भाग जाएगी, और उस समय कोई अन्य चाल नहीं थी। खेत के मालिक को लगा मर गई है और उसने धीरे से जाल खोल दिया। ये देखकर कौवे ने जोर से चिल्लाया और हिरण उठकर भाग गई। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाने पर कि हिरण उसे धोखा देकर भाग गई, खेत मालिक ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी हिरण पर फेंक दी। हालांकि उसका निशाना चूक गया और पास की झाड़ी में छिपी लोमड़ी से टकरा गया और लोमड़ी मर गया। कौवा हिरण की रक्षा करके जंगल में चला गया। तो बच्चों, पंचतंत्र की इस कहानी का सार यह है कि ये हमें बताती है कि अगर हम नए लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लें तो क्या खतरा हो सकता है। इसके अलावा
हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा जो ऐसा करने का इरादा रखते हैं। कूटनीति। मधुपुर नामक जंगल में एक शेर रहता था जिसके 3 मित्र थे जो बड़े ही स्वार्थी थे। इनमें थे गीदड़, भेड़िया और कौवा। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था और उससे मित्रता होने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे हर समय शेर की जी हुजूरी और चापलूसी किया करते थे। एक बार एक ऊंट अपने साथियों से बिछुड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास और भूख से बेहाल ऊंट का बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहाँ जाए, किधर जाए। दूर दूर तक उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। इत्तफाक से उस ऊंट पर शेर के इन तीनों मित्रों की नजर पड़ गई। गीदड़ तो वैसे ही चालाकी और धूर्तता में अपना जवाब नहीं रखता। उसने इस अजनबी मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने भेड़िए और कौए से कहा, दोस्तों, यदि शेर इस ऊंट को मार दे तो हम कई दिन तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएंगे। हमें कहीं भी शिकार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। भेड़िए और कौए ने मिलकर गीदड़ की हाँ में हाँ मिलाई और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, वाह वाह दोस्त, क्या विचार सूझा है। इस परदेसी ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। वह इसका सारा मांस कहाँ खा पाएगा। बचा खुचा सब माल तो अपना ही होगा। गीदड़, भेड़िया और कौवा कुटिलता से हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। तीनों षड्यंत्रकारी मिलकर अपने मित्र शेर के पास पहुंचे और बोले, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या खुशखबरी है मित्रों? शीघ्र बताओ, शेर ने कहा। महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया हुआ है। शायद वह काफिले से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाए। क्या मांस है उसके शरीर पर, मांस से भरा पड़ा है उसका शरीर। देखा जाए तो अपने जंगल में मांस से भरे शरीर वाले जानवर हैं ही कहाँ। केवल हाथियों के शरीर ही मांस से भरे रहते हैं, मगर हाथी अकेले आते ही कहाँ हैं। जब भी आते हैं झुंड के झुंड, उन्हें मारना कोई सरल बात नहीं। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और फिर अपनी मूंछों को हिलाते हुए गुर्राया, ओ मूर्खों, क्या तुम यह नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं। राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखना। अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ? घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है। इसलिए तुम जाकर इस मेहमान को सम्मान के साथ हमारे पास लेकर लाओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने भविष्य के कितने सपने देखे थे, खाने का कई दिन का प्रबंध, ऊंट का मांस, सब कुछ इस शेर ने चौपट कर दिया था। ये कैसा मित्र था जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर अपना स्वभाव भूल गया। वे मजबूर थे क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा। मरता क्या न करता वाली बात थी। तीनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर का संदेश दिया। ऊंट हालांकि जंगल में भटकते भटकते दुखी हो गया था। थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। इस पर भी जब उसने ये सुना कि शेर ने उसे अपने घर पर बुलाया है तो वह डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर भला सलामती कहाँ। उसकी आंखों में मौत के साए थिरकने लगे। उसने सोचा कि शेर की आज्ञा न मानकर यदि मैं न जाऊं तब भी जीवन खतरे में है। बाघ आदि दूसरे जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि शेर के पास ही चलूं।
क्या पता वह सचमुच दोस्ती करके अभयदान दे दे। यही सोचकर वह उनके साथ चल दिया। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया, तो ऊंट का भी भय जाता रहा। उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकने के कारण काफी थक गए हो, अतः तुम मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शेर और हाथी में एक वृक्ष की पत्तियों को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। अंत में दोनों ने अलग अलग राह ली। शेर बुरी तरह घायल हो गया था, उसके दांत भी हिलने लगे थे। जख्मी शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। कई दिन गुजर गए, शेर के सेवक कोई शिकार न ला सके। दरअसल उन धूर्तों की दृष्टि तो ऊंट के मांस पर थी। वे किसी प्रकार शेर के हाथों उसका खात्मा कराकर दावत उड़ाना चाहते थे। अतः शेर के जख्मी होने के बाद उन्होंने एक दूसरी ही योजना बना ली थी। एक दिन शेर के पास जाकर वे बोले, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो, हमारे पास यह ऊंट है, ऐसे अवसर पर इसे ही मारकर खा लें। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं शरण में आए की हत्या नहीं कर सकता। उन्हें तो पहले से ही उम्मीद थी कि शेर उनकी बात नहीं मानेगा। अतः अपनी नई योजना अंतर्गत वे तीनों ऊंट के पास पहुँचे। ऊंट ने उनकी कुशलक्षेम पूछी तो चालाक गीदड़ बोला, भाई, हमारा हाल मत पूछो, हम मुसीबत में फंसे हैं। हमारा तो जीना हो कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन बाद हम और हमारा राजा शेर भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तारानकन, क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे बताओ मित्र, मैंने वनराज का नमक खाया है। मैं उन्हें बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा और उतना मांस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम वनराज के पास जाकर कहें कि वे हमें खाकर अपना पेट भर लें। इस संदर्भ में आपसे एक प्रार्थना है। क्या? यदि हम इतने भाग्यशाली हों कि अपने देवता तुल्य राजा के काम आ जाएं तो हमारे बाद आपको हमारे स्वामी का पूरा ख्याल रखना होगा। मित्रों, आप लोगों से भला वनराज की भूख क्या मिटेगी? बेहतर हो कि वे मेरा भक्षण करें। ये तो तुम्हारी इच्छा है मित्र, किंतु पहले हम अपने आप को समर्पित करेंगे। यदि वे हमें स्वीकार न करें तब आप भी कोशिश कर लेना। हाँ दोस्तों, मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ हूँ। महाराज ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरी प्राण रक्षा की है। अब यदि मैं इन प्राणों को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। ऊंट की यह बात सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। गीदड़ ने भेड़िए को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठे होकर जख्मी शेर के पास पहुँचे। शेर गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा था, शरीर पर असंख्य घाव थे। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। आओ मेरे मित्रों, आओ, पहले ये बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं? नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको भूखा भी नहीं रहने देंगे। कौए ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। अरे कौए, पीछे हट, तुझे खाने से क्या महाराज का पेट भरेगा? अच्छा तो यही होगा कि महाराज मुझे खाकर अपना पेट भर लें। मेरा क्या है? गीदड़ बोला। गीदड़ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाए? वह चाहें तो मुझे पहले खाएं। हमारे लिए उन्होंने सदा शिकार किए हैं, आज पहली बार
ये सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेकदिल है, वह भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले मैं उसके किसी काम आ पाऊं तो मुझे खुशी ही होगी। ये सोचकर इन सब से आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं, आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। यदि तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि यह मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर लें। वाह वाह, मित्र हो तो ऐसा, सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए। महाराज, अब आप देर न करें, यदि आपने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार न की तो। गीदड़ ने कहा। शेर ने बड़ी कठिनाई से उठते हुए ऊंट की हत्या करके पहले तो अपना पेट भरा, जो मांस बाकी बचा था उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। चूजा अपनी छोटी सी नाक दबाते हुए अंडे से बाहर आ गई। छुक छुक, वह चिल्लाई और अपनी माँ को इधर उधर देखने लगी। उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। जब उसने अपनी माँ को नहीं देखा तो उसे इतना दुख हुआ कि उससे ये सहन नहीं हुआ। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं। उसकी माँ कहाँ है? वह इसका पता लगाने का निश्चय करके अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे रास्ते में एक गाय दिखाई दी। वह गाय को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो उससे बहुत लंबी थी। वह गाय देखते हुए चूजे से पूछी कि क्या हुआ। उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर उस चूजे ने पूछा कि क्या तुम ही मेरी माँ हो। गाय को चूजे के मासूमियत पर दया आ रही थी। क्या तुमने मुझे देखा? मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे छोटी है। ओह ओह, मेरी माँ तुम्हारे से छोटी होगी। और फिर वहाँ से आगे बढ़ी। ऐसे ही चलते समय उसे रास्ते में एक बकरी दिखाई दी। तुरंत बकरी के पास गई और तुम गाय से छोटी हो, मेरी माँ क्या तुम ही हो? पूछी। फिर बकरी, मैं गाय से छोटी हूँ, बात सच है। मुझे देखो, मेरे पास 4 पैर हैं लेकिन तुम्हारे पास 2 पैर हैं। इसी तरह तुम्हारी माँ के भी 2 पैर हैं। तुम्हारे पास पंख हैं लेकिन मेरे पंख नहीं हैं। बकरी की बातें सुनकर चूजा इस बात से दुखी हो गई कि बकरी उसकी माँ नहीं है। वह अपनी माँ की तलाश में आगे बढ़ी, जिसके 2 पंख और 2 पैर थे। जो चूजा इस तरह चलकर जा रहा था, उसे कुछ ही दूरी पर एक कौवा काऊ काऊ कहता नजर आया। तुम्हारे 2 पैर और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? उसे बकरी के शब्द याद आ गए। चूजे ने पूछा। तब कौवे ने कहा, ये सच है कि मेरे 2 पैर और पंख हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से भी ऊंचा उड़ सकता हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे बड़ी है, उसके पैर भी लंबे हैं। तुम्हारी माँ मेरी तरह चिल्लाती नहीं है। इसके शब्दों ने छोटे चूजे को हतोत्साहित कर दिया, यहाँ तक कि कौवे को भी उदास और उदास चूजे पर दया आ गई। कौवे ने चूजे से कहा, निराश मत हो, आगे बढ़ो और प्रयास करो। तुम्हारी माँ तुमसे अवश्य मिलेगी। और उड़ गया। कौवे की बात से पुनर्जीवित होकर वह तेज कदमों से तालाब के किनारे चल पड़ी। वहाँ एक बत्तख क्वैक क्वैक कहती हुई दिखाई दी। जैसे ही बत्तख में कौवे की तुलना देखी गई, चूजा उत्साहित हो गया। माँ, उसने कहा और बत्तख के पास दौड़ी। बत्तख ने चूजे को अजीब नजरों से देखा। क्या तुम्हें वह दिख रहा है? मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, चूजे ने कहा। ओह माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बत्तख ने कहा। चूजा, जो उन शब्दों से सदमे में था, दुखी हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे डर था कि उसे अपनी माँ नहीं मिलेगी। जब बत्तख ने चूजे को रोता देखा तो उसका दिल पिघल गया। तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, उसने चूजे को प्यार से शांत किया। छोटा चूजा रोते रोते रहा और जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। ये बातें सुनकर बत्तख ने कहा,
तुम्हारी माँ मेरी तरह नहीं चिल्लाती है। एक कबूतर पेड़ के ऊपर से सारी बातचीत सुन रहा था और उनके पास आ गया। कबूतर चूजे की मदद करना चाहता था। आखिरकार इस तालाब के किनारे जाओ, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ तुम्हारी माँ मिल जाए। कबूतर उड़ गया। चूजा कबूतर द्वारा बताई गई दिशा की ओर चला गया। जब उसने आवाज सुनी तो चूजे ने खुशी से उधर देखा। चूजा 2 पैरों और 2 पंखों वाले कौवे से बड़ा था, इसलिए उसे यकीन था कि यह उसकी माँ होगी। माँ, माँ, चिक चिक, चूजा, उसने पुकारा। मुर्गी ने पुकारते हुए पीछे देखा और चूजे पर रुक गई। उसने अपने बच्चों को पहचान लिया। करीब आओ, उसने पुकारा। चूजा अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। खुश होकर वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए चल गई और अपनी माँ के पास पहुंची। मुर्गी ने प्यार से चूजे को गले लगाया, पंखों में लपेट लिया। चूजा माँ की गोद में चल गई। वहाँ मत रुको, मुझे ढूंढ रही हो? क्यों? मैं आपके भोजन के लिए आई हूँ। वह वैसे भी वापस आ गई होती, मुर्गी ने अपने चूजे से कहा। उसने उत्सुकता से यह जानने के लिए पूछा कि उसका चूजा उसे कैसे ढूंढता हुआ आई। चूजे ने अपनी माँ को चूमने और छोटे शब्दों में बताया कि क्या हुआ था। उन शब्दों को सुनकर माँ मुर्गी अपने चूजे की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता पर आश्चर्यचकित थी। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। इस कहानी को लाइक करो, एक अच्छी कमेंट करो और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।